हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा था वो था वर्क, एनर्जी एंड पावर, और हम आ चुके थे उसके MIQ पार्ट 5 पे। 1, 2, 3 और 4 वाला पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन बहुत ही सीरीज में करवाए गए थे। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छे से आप देख लीजिएगा। और पार्ट 5 का जो कनेक्शन है वो पहले के पार्ट से तो रहता ही है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है, क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला ऐसा होता है जो यहां पे रिक्वायर्ड होगा, जो पिछले चैप्टर्स में से होगा कनेक्टेड, मैं उसको वापस से यहां पे करवा दूंगा। आप उसको लेके बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x इज 50 जूल। इसका मतलब सवाल में गिवन है कि जो एनर्जी है इनिशियली वो कितनी है, 50 जूल की है। What would be the work done in stretching it further through the same distance? मतलब पहले तो हमने स्प्रिंग को खींचा x की डिस्टेंस से, ठीक है। और सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी यहां पर है ना, अब इस बॉडी को जमीन से लेकर के यहां तक लाने में जो मैंने वर्क करा होगा वही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब वही वैसी ही कहानी जो है ना वो आपको स्प्रिंग वाले केस में भी देखने को मिलती है। मैं आपको पूरा स्टेप वाइज बता देता हूं, देखना इसको अच्छे से। जैसे मान लीजिए लिया हमने प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक स्प्रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये एक बॉक्स के साथ कनेक्टेड है और ये जो बॉक्स है वो इस प्लेटफॉर्म पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर कुछ खींचतानी नहीं करी है, ना इसको मैंने खींचा है, ना इसे मैंने कंप्रेस करा है। तो अगर इसके ऊपर कुछ भी खींचतान नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पर कुछ वर्क नहीं कर रहा हूं अभी, तो इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड है क्या? नहीं स्टोर्ड है, ठीक है। अब करने वाले हैं अपन इसमें काम, देखिएगा इसको अच्छे से। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब जरा स्प्रिंग को खींचते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देख रहे हो पिकासो लेवल काम, देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छे से जरा चेक करिएगा। यहाँ पे ना पार्टिकल या बॉडी पहले यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक इसको मैं ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे। इस सवाल में हुआ क्या है कि नाउ द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस। क्या बोल देंगे उस डिस्टेंस को? x बोल देंगे। क्या बोल देंगे? x बोल देंगे। जब x से हमने इसको स्ट्रेच करा तो मैंने कुछ वर्क करा होगा, वही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? हाफ के एक्स का स्क्वायर। क्या कहा जाता है इसको? हाफ के एक्स का स्क्वायर। जरा गौर करिएगा, ये जो के यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस के इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसको कतई नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हाफ के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दिस वॉज द इनिशियल केस, दिस वॉज द इनिशियल केस। उसके बाद पता है क्या हुआ? सेम स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया है 2x से। कैसे? देखो इसमें लिखा हुआ है What would be the work done in stretching it further through the same distance? तो पहले x के डिस्टेंस से आपने स्ट्रेच किया था, तो ये कहानी आ गई। और ये स्ट्रेच करने में कितना 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 एनर्जी, कितना वर्क लग गया? वर्क लग गया 50 जूल। कितना लग गया? 50 जूल लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहां पे क्या होने वाला है जरा गौर करिएगा। अगर आप इसको फर्दर x की दूरी से और डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अब x नहीं, अब 2x हो जाएगा। पक्का? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं फाइनल की बात करूं, किसकी बात करूं? फाइनल की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा पता है? हाफ के, अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? पहले मैंने करवाया x, फिर मैंने x का और करवा दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2x। और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होती है? हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अगर 2x है तो 2x का स्क्वायर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? ओके, डन, ठीक है। तो एक बार जरा ये नोट कर लीजिएगा, इससे कहानी क्या है बहुत सही सेटअप में आ जाती है, ठीक है। डन, ओके, इसे क्लियर करते हैं। अब आते हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी सवाल को समझने के लिए, अब हम कर लेंगे सवाल को पूरा, ठीक है। तो जब x की दूरी से स्ट्रेच करा तो एनर्जी वॉज कितना? 50 जूल। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ के एक्स का स्क्वायर। कितना होगा? हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 50 जूल के बराबर है। किसके बराबर है? 50 जूल्स के बराबर है। नाउ इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मान लेते हैं, दबा रहे उसको, काम तो आने वाला है, ठीक है। What would be the work done in stretching it further through the same distance? ठीक है। अब मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब फाइनल की बात करने वाले हैं ना अपन, तो बताए क्या हो रहा है? हाफ
के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे x नहीं है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2x होने वाला है। क्या होने वाला है? 2x होने वाला है। तो 2x का स्क्वायर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना है? 2x का स्क्वायर है। अब एक बात जरा यहाँ पे गौर करिएगा अच्छे से, यहाँ पे ना जब आपको निकालना है व्हाट वुड बी द वर्क डन, तो यहाँ पे एक थ्योरम होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम है वो? वर्क एनर्जी थ्योरम। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको दिमाग में ये लग रहा है कि सर हमको तो ये चीज याद ही नहीं है, तो मैं आपको एक काम कर देता हूं, इसका जो पूरा फंडा होता है ना एक बार वो क्लियर कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ये बोलता है कि अगर मैं किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करूंगा ना, तो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास, उसकी जो एनर्जी है अभी हाल फिलहाल वो 100 जूल है। कितनी है? 100 जूल है। ठीक है, दिमाग में सेट करते हुए चलो, इनिशियल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। ठीक है, अब मैंने सिस्टम के ऊपर वर्क कर दिया 400 जूल का, तो जब मैं सिस्टम पे वर्क कर दूंगा 400 जूल का एक्स्ट्रा, तो अब इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी आ गई है? 500 जूल। कितनी आ गई है? 500 जूल। आया आपको समझ? अब जरा गौर करिए, पहले कितनी थी सर? याद करो, 100 जूल। बाद में कितनी हो गई? 500 जूल। तो इस एनर्जी में चेंज कितने का आया? 400 जूल का आया, और 400 जूल का ही तो हमने वर्क किया था। आया समझ? 400 जूल का ही तो हमने वर्क किया था। इसका मतलब क्या होता है कि वर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द एनर्जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पक्का। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द एग्जाम्पल था काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, बट ये सवाल किसके ऊपर है? पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। आया समझ? पक्का। अब जरा गौर करिए, इसको देखिए, इसको अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होती है? हाफ इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था फाइनली? ये लिखा हुआ है पूरा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2x। सवाल का पैटर्न मत भूलना, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट वाज x, उसके बाद x को और खींच दिया तो वो 2x हो गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आ चुका है? 2x का आ चुका है। तो हाफ के इंटू 2x का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगा? हाफ इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियली था मतलब x था, तो x का स्क्वायर आ गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आने वाला है? काम करो पहली फुर्सत में, k/2 ऐसे बाहर निकाल लो। ठीक है, तो k/2 को आपने निकाल लिया ऐसे पहली फुर्सत में बाहर, और k यहाँ पे क्या है? गलती मत करना, इट इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी, इट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, 2x का स्क्वायर, 2x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 4x का स्क्वायर। माइनस में क्या है? माइनस में है x का स्क्वायर। चलिए करते हैं इसको तुरंत से पहले। तो यहां पे आपके पास वर्क कितना आ जाएगा? k/2, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, सर फर्स्ट इक्वेशन क्यों निकाली थी? कुछ तो काम आएगी ना। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कुछ तो काम आने वाली है, वो काम अब आने वाली है आपको। देखिए, जहां आपको दिख जाए हाफ के x का स्क्वायर, वहां पे आप क्या भर दीजिएगा? 50 भर दीजिएगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, उसको जमा के लिख लेते हैं एक बार। 3 को ऐसे अलग से खोपचे में ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ के x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ के x का स्क्वायर। अब जरा गौर करते हुए चलिएगा, 3 को बिल्कुल भी मत टच करिएगा। हाफ के x का स्क्वायर आप जानते हैं किसके बराबर है? 50 के बराबर है। किसके बराबर है? 50 जूल्स के बराबर है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये कितना आ जाएगा? 150 जूल्स। आपका यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 150 जूल्स। बस दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन ही 150 जूल्स का है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आंसर कितना आ चुका है? 150 जूल। डन। आया आपको समझ? ठीक है, कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, इसको फट से नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं आगे। टाइम कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट आपके कॉपी में ये इवेंचुअली होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो बात बनेगी, तभी तो मजा आएगा। चले, पहला वाला क्वेश्चन डन हो चुका है। अब आ रहे हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये सेशन तो चल रहा है सर क्लास 11th का, लेकिन एक बात है, ये जो सवाल है, इस सवाल में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, वो थोड़े से आपको 12th क्लास के टर्म लगने वाले हैं। जो 12th वाले बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ सर, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर हमने ये चीजें पढ़ के रखी है। मास डिफेक्ट,
एटॉमिक मास यूनिट, ये तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते ही हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता रहा हूं, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू आती है 1.67 10 टू द पावर -27 kg। जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दिया, ठीक है। अब जरा सवाल के ऊपर आते हैं। इस सवाल में पता है खास बात क्या है, इस सवाल की खास बात यह है कि इस सवाल में एक टर्म यूज करके रखा हुआ है AMU, ठीक है, और एक टर्म यूज किया हुआ है मास डिफेक्ट, ठीक है। पहली बात तो ये क्लास 12th का टर्म है। उसके बाद ना मैंने बहुत लोग को देखा है वो बना लेते हैं अपने फोन का वॉलपेपर, है ना, और वो उसमें ये लिखा रहता है =MC²। जो नए नए बच्चे होते हैं ना, जो एकदम नया नया ताजा ताजा 11th में आए होते हैं PCM लेकर के, ठीक है, जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता कभी कभी तो कि भैया हमें कैसे मिल जाएगा PCM, बट मिल जाता है कुछ स्कूल्स में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो बच्चे ये =MC² का तुमने भी देखा होगा, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, कई लोग को पता नहीं क्या होती है इक्वेशन ये, ठीक है, बट वो क्या है, वॉलपेपर, फोन कवर, ये सब बनवा लेते हैं इसका =MC², बहुत ही क्लासिक इक्वेशन, ठीक है। हालांकि इस सवाल में यही यूज होने वाली है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मास डिफेक्ट नाम की चीज है ना, ठीक है, ये कायदे से आपको पढ़ना होता है क्लास 12th में। कहां पढ़ना होता है, क्लास 12th में पढ़ना होता है। बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं यहां पे लेकर के आ गया आपके सामने। अब जरा गौर करिए, तो अ न्यूक्लियर रिएक्शन, आपको बस डेटा पकड़ना। मैंने कहा है कि फिजिक्स में कई लोग सवाल को देख के बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, ठीक है, आपको वो नहीं करना है, आपको सवाल देखना है, गिवन क्या है, कंडीशन पकड़ो, टू फाइंड पे आ जाओ। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट गिवन है 1 AMU। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से करेंगे, और जो ये फॉर्मूला भी होता है ना =MC², वो दरअसल डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर है। डेल्टा एम का मतलब होता है मास डिफेक्ट, ठीक है, अभी के लिए समझना। डेल्टा एम कितना है, 1 AMU। ओके डन। नाउ व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड, तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड। अब जरा गौर करो, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब सर एक बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है ना, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यूज लेकर के आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर वैक्यूम की बात की जाए तो वैक्यूम बहुत ही शानदार मीडियम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत टॉप नॉच होती है। लेकिन जैसे जैसे मीडियम डेंसर होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है मीडियम, जैसे जैसे भारी होने लगता है, तो वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की बहुत टॉप नॉच वैल्यू होती है। लेकिन जैसे अब अगर मान लीजिए आप एयर में आ गए, ठीक है, तो एयर, वैक्यूम का मतलब क्या है, सन्नाटा, कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है, ठीक है, वहां से एयर भी सक आउट कर लिया गया। और अगर एयर में आप आ गए हैं तो एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर आप वाटर में आ गए हैं तो वहां पर वो और डेंसर मीडियम है, तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ी सी और कम हो जाएगी। अगर आप ग्लास में आ गए हैं तो ग्लास और भी डेंसर मीडियम है, वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो डेटा है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में, मैं एक बार आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट, हालांकि क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर कोई आपसे बोल ले कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो आप जरा गौर करिए, एयर हल्का सा डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो आ जाएगी 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, क्या दे दिया हमने, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो वाटर और भी डेंसर मीडियम है, यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आखिरी एग्जांपल बता रहा हूं ग्लास के लिए। इन चारों एग्जांपल्स में से ग्लास सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है, तो यहां पर लाइट की वेलोसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगी, कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगी। तो ये डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी किताब लेके बैठे हो तो नोट कर लो उसको, ये काम आएगा तुमको आगे भी। ये लिख लिया होगा, चले ठीक है, ये लिख लिया होगा। अब आ रहे हैं हमारे सवाल के ऊपर। हमारे सवाल में हमसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एनर्जी रिलीज, क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होने वाला है, मास का डिफेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा कि मास का डिफेक्ट कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 1 AMU। कितना हो रहा है, 1 AMU। आपको पता होना चाहिए 1 AMU जो होता है ना, ये होता है मास डिफेक्ट, सॉरी 1 AMU जो होता है ना, ये दरअसल मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। ये हमेशा इवेंचुअली इसके बराबर नहीं होता, इस सवाल में इसके बराबर गिवन है, ठीक है। तो 1 AMU जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो 1.67 10⁻⁻27 kg। मैंने 1.67 लिया नहीं, मैंने 1.6 ले लिया ताकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजीली अपन कर लें इसको, ठीक है। अब डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है,
10 टू द पावर -27, डेल्टा एम आ गया। उसके बाद बगल में क्या आ रहा है, सी का स्क्वायर। सी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहां पर, वैक्यूम में, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये ई कितना आ जाएगा, फट से करो उसको। यहाँ पे 1.6 10 टू द पावर -27 को टच करने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करें, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 10 की पावर 8 का स्क्वायर करें। काफी लोग यहाँ पर अटक जाते हैं कि सर अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर अगर n है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन होगा a की पावर m इंटू एन, ठीक है। अब इसे यहाँ गौर करिएगा, अगर 10 की पावर 8 है और अगर आपको इसका स्क्वायर करने को बोल दिया है तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 8 इंटू 2, मतलब 10 की पावर 16। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कॉपी किताब लेके बैठे होगे, फट से कोने में इसको नोट कर लेना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट है ना हमको, इसका रिक्वायरमेंट है हमको हमारे सवाल में, ठीक है, इसलिए यहां पे करवा दिया। ओके, अब यहां पे क्या होने वाला है, ये 9 कर दिया, 10 की पावर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 इंटू 2, मतलब बोले तो 16, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें तो 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 1.6 मतलब ये 14.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14.4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 टू दी पावर -27 प्लस का 16 करा है आपने, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 16 करा है तो -11, ठीक है। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखो कैसे, ये जो पॉइंट था ना उसको जरा पीछे लेके आ जाओ। अगर एक पॉइंट आप इसको पीछे लेकर के आ जाएंगे तो पॉइंट को पीछे लाने से क्या होता है, पावर में +1 हो जाता है, ठीक है। तो -11 + 1 करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब ये ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी कितनी आ रही है, 1.44 10 टू द पावर -10, ये रहा 1.44 10 टू द पावर -10 जूल्स, ऑब्वियसली जूल्स, बिकॉज एनर्जी है तो जूल्स में ही तो होगी। तो ये आपका आंसर डन हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। आया आपको समझ। तो इसमें हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। और यहाँ पे जो डेल्टा एम होता है इसका मतलब होता है मास डिफेक्ट। डेल्टा एम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मास का डिफेक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, पक्का, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। ओके डन, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए, ठीक है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, अब जरा एक बात सुनना, जैसे मान लीजिए अगर ये सवाल ऐसा होता कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 200%, इसका मतलब पता है क्या होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जितनी इनिशियल थी उतनी तो रही, उसके बाद इंक्रीज कितना हो गया, 200% का इंक्रीज। 200% का इंक्रीज होने का मतलब होता है डबल हो जाना। 200% का इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, डबल हो जाना। अगर 100%, मेरी बात समझो, डबल होके ऐड हो जाना, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता कि इंक्रीज्ड बाय 100%, इसका मतलब क्या होता कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जितनी इनिशियल थी उतनी तो है ही, बाकी इंक्रीज कितना हो गई, 100% और इंक्रीज हो गई, मतलब के आई वापस से ऐड कर दो। आया आपको समझ, ठीक है। ये वाली कहानी होती है इसकी, ठीक है। अब यहां पे अगर इट इज इंक्रीज बाय 300%, इसका मतलब जितना इनिशियल था उतना तो रहा, प्लस 3 गुना एक्स्ट्रा ऐड हो गया। 300% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, जितना इनिशियल था उतना तो रहा और बाकी 3 गुना एक्स्ट्रा ऐड हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, कहते हैं सवाल को, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, तो उसको ऐसे लिखेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, जितना इनिशियल था उतना तो है ही, प्लस 3 टाइम्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया। कोई दिक्कत है, इतना आ गया समझ, ठीक है। तो के फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4KI। चले, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको। इसको लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, देखते हैं कहां यूज आता है इसका। उसके बाद बाय व्हाट परसेंटेज विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, कितने परसेंट से लीनियर मोमेंटम इस बॉडी का इंक्रीज होगा। तो इसको समझाने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला मैं ना पहले से बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है, करते हैं इसको तरीके से एक बार। अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज निकालने का एक तरीका होता है, उस चीज की फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज की इनिशियल वैल्यू अपॉन उसकी इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, ठीक है। मतलब अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है x के अंदर, तो x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू अपॉन x की इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ये बेसिक फॉर्मूला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब उस सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है, उस सवाल में आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज
इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे पता है, मोमेंटम की फाइनल वैल्यू माइनस मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू अपॉन मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100% से, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बेसिकली बी द परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। आया आपको समझ? तो किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है उसका एक ही तरीका होता है, परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100% कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा। क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। अब जरा आते हैं इस वाले सवाल के ऊपर, के फाइनल ऐसा रहा हमारे सामने। नाउ व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आ जाओ बेसिक फॉर्मूले के साथ, परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। चले गौर करें अब, चलिए बताया था मैंने कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, क्या करना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन मोमेंटम इनिशियल इंटू 100%, इंटू क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। बट ये सवाल जो है ना, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे जोड़ रहा होगा जरा ध्यान दीजिएगा। मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2m के, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ 2m के। इसमें p का मतलब मोमेंटम होता है, m का मतलब मास होता है, k का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, जब p फाइनल की आप बात करेंगे तो यहां पे क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के फाइनल, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के फाइनल, ठीक है। क्योंकि ये p का फॉर्मूला होता है ना, यही तो बताया था, p का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m के, ठीक है। तो जो p फाइनल था वो हो जाएगा, देखो मास तो रहता नहीं इनिशियल फाइनल, मास तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो अगर मोमेंटम फाइनल हो रहा है तो वो इसलिए जा रहा है, इसलिए वो चेंज हो रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है। माइनस क्या होता है, मोमेंटम इनिशियल, तो 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, नीचे क्या लिखा हुआ है पी आई, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल आएगा, इंटू करेंगे 100% से, है ना। अभी कर देंगे 2 मिनट में। अब बस जरा गौर करते हुए चलेगा, के फाइनल कितना है, इट इज 4KI। के फाइनल कितना है, इट इज 4KI। यूज करते हैं, कैसे यूज होगा ये, चले। 2m तो है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है 2m, और के एफ कितना आ रहा है, के एफ यहाँ पे के एफ था ना, के एफ कितना आ गया 4KI, तो उसको लिख देते हैं 4KI। माइनस क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 2mKI, माइनस लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 2mKI अपॉन नीचे भी क्या चल रहा है, अंडर रूट ऑफ 2mKI चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंडर रूट ऑफ 2mKI चल रहा है। इंटू ऑब्वियसली क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इंटू 100 का परसेंट, ठीक है। अब जरा गौर करिए, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। जब 8 को मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2√2, ये आ जाएगा 2√2। तो 2 रूट के अंदर 2 तो आ ही रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंदर m और ki भी मौजूद है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उनको रहने दो, वो हमको परेशान नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2mki, और यहां पर नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2mki, इनटू बगल में क्या है, इनटू बगल में क्या है 100%। सेपरेशन देते हैं इसको जरा सा, है ना। इक्वल टू क्या आने वाला है, अब जरा गौर करते हुए चलेगा इसके साथ। यहां से अंडर रूट ऑफ 2mki, मैं तो बोल रहा हूं कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। जैसे अंडर रूट ऑफ 2mki तुम ऊपर से कॉमन निकालोगे तो पता है क्या बचेगा, अच्छा क्या गायब हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2mki, तो यहाँ से कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से ऊपर रहा अंडर रूट ऑफ 2mki और नीचे भी क्या है रूट ऑफ 2mki, तो वो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बस 2 - 1, क्या बचेगा 2 - 1, और नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। आया आपको समझ कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां से कितना हो चुका था, ये अपने पास 8 आ रहा था, इसको हमने सॉल्व करा तो ये कितना आ गया 2√2mki आ चुका है, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए, यहां से अंडर रूट ऑफ 2mki में कॉमन निकाल चुका हूं बाहर, तो 2 - 1 अपॉन 1 इंटू 100%, 2 - 1 बोले तो 1, इंटू क्या आ रहा है, इंटू आ रहा है 100%, जिसके हिसाब से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100%। क्या आ गया हमारा आंसर 100%। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 100% ऑप्शन बी। कोई दिक्कत वाली बात है, आपको बस मैंने यहाँ पे एक नई चीज सिखाई थी। यहाँ बेसिकली 2 फॉर्मूले यूज हो गए थे, यहाँ पर बेसिकली 2 फॉर्मूले यूज हो गए थे। वो कौन से फॉर्मूले थे, पहला आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2m के,
सही बात है। और दूसरा, अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है किसी भी क्वांटिटी में, तो वो कैसे निकलता है, फाइनल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इनटू 100%। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई गेस ये आपको समझ में आ चुका होगा, इसको आप नोट भी कर चुके होंगे। अब हमारा जो बेसिक स्लाइड था वो ये रहा, आपका सोल्यूशन आ चुका है 100%। इसको नोट कर लीजिए, टाइम कम अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट कॉपी में ये इवेंचुअली होना चाहिए। ओके डन, आगे बढ़ेंगे। चले, हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन तो डन हो चुका है। अब हम आ गए हैं हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2 आइडेंटिकल 5 kg ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम स्पीड। सही बात है, सही बात, सही बात। तो 2 ब्लॉक्स हैं जिनका मास कितना है 5 kg, 5 kg, आर मूविंग विद सेम स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, मतलब एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, ये भागते हुए आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये भी भागते हुए आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, एक बात तो श्योर है, कोलिजन तो होने वाला है। ठीक है, विद सेम वेलोसिटी वगैरह वगैरह 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बात सुनना, कई बार सवाल ना पढ़ने में लंबा लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें बस कहानियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रिक्शन वाले फंडे हम यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। द 2 ब्लॉक्स कोलाइड, मैंने पहले भी कहा था, कोलाइड स्टिक टुगेदर एंड कम्स टू रेस्ट। अच्छा, 5 kg की बॉडी, 5 kg की बॉडी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, आके टकरा गए, और जब इनका कोलिजन हुआ ना, तो दे स्टिक टू ईच अदर, वो चिपक गए एक दूसरे में, एंड कम्स टू रेस्ट, वहीं पे वहीं रुक गए। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, पहली फुर्सत में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, वर्क 0। पता है क्यों, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नली कुछ वर्क नहीं हो रहा है। आपको पता है एक बात क्या होता है, ये पहली वाली बॉडी जिसकी स्पीड कितनी थी, इस तरफ थी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये दूसरी वाली बॉडी, इसकी स्पीड कितनी थी, इस तरफ थी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों बॉडीज मिल करके बना रहे हैं सिस्टम। आया आपको समझ, ये दोनों बॉडीज मिल करके क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, क्या इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा गया है, नहीं अप्लाई करा गया है। सिंस एक्सटर्नल फोर्स ही 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही 0 है, तो वर्क डन कितना आना चाहिए, 0 जूल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 जूल। मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स का आंसर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ही नहीं गया था। आया समझ, पक्का, डन। चलो, तो अब सवाल में जो आपको जान लगानी है वो इसके ऊपर लगानी है, इंटरनल के ऊपर। किसके ऊपर, इंटरनल के ऊपर, कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठे होगे, इसको नोट कर लेना। इसके पीछे 0 आने के पीछे का रीजन क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करा, कुछ अप्लाई नहीं करा, 0 फोर्स था। ठीक है, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब इंटरनल फोर्स ने क्या वर्क करा वो तो हम निकाल देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, नोट कर लिया होगा, चलो ठीक है, डन। अब निकालने वाले हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, चलें, डन। एक बार जरा सवाल का पूरा बना के देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कवि, है ना। ये पहली वाली बॉडी का मास कितना है, 5 kg। ये दूसरी वाली बॉडी है, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है ना, क्योंकि 5 kg का ही तो मास था, तो इसका मास भी कितना है, 5 kg। मूविंग विथ सेम स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के बड़े करीब आने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे जो स्पीड है इसकी वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ये करीब आना चाह रहा है, ये आना चाह रहा है करीब। तो दोनों की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सा ये सवाल माहौल बन रहा है यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ है, कोलिजन तो हो चुका है और फिर वो चिपक गए। ठीक है, अब जब कोलिजन के बाद वो चिपक गए, चिपक के वो रेस्ट पे आ गए, चिपक के वो क्या आ गए, रेस्ट पे आ गए। लिखा हुआ है ना, स्टिक टुगेदर, चिपक गए एंड कम्स टू रेस्ट, अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ गए। अब कैलकुलेट करना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स 0 था, बता चुका हूं। अब इंटरनल फोर्स की वजह से क्या होगा, बस वो निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको पूरा फोकस करना है वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। आपको पूरा फोकस करना है वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। अब जरा गौर करिए, यहां पे अप्लाई करने वाले हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या अप्लाई करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कहानी क्या बैठती है, आपको याद होगा,
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम पे जब आप कुछ वर्क करते हैं सो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम। आया? तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात है? इतना आगे आपको समझ? ठीक है। अब ना एक छोटी सी बात मैं आपको और बता रहा हूं। देखिए, ये पहली वाली बॉडी है तो इसकी वेलोसिटी जो है, ये पहली वाली बॉडी है तो इसकी जो वेलोसिटी है, क्या मैं इसको v1 बोल दूं? क्या बोल दूं? v1 बोल दूं। और जो दूसरी वाली बॉडी है इसकी वेलोसिटी को मैं क्या बोल दूंगा? v2 बोल दूंगा। बट एक हल्की सी बात पर जरा गौर करना, राइट हैंड साइड को मैं क्या मान रहा हूं? पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। तो ये जो वेलोसिटी ऐसे पीछे की तरफ आ रही है ना, ये दरअसल खुद माइनस में आएगी। कैसे आएगी? ये माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि राइट में गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गया तो नेगेटिव। ठीक है। हालांकि वो इतना कुछ ज्यादा फर्क वहां से नहीं पड़ने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए कि राइट में गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गया तो नेगेटिव। ठीक है। अब जरा गौर करते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या निकालना है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। जब दोनों बॉडीज टकरा करके चिपक गए हैं तो इनके पास मास तो ऑब्वियसली कितना हो गया? मास हो गया 5 + 5 10। ठीक है। बट जो इनकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है, जिसकी वजह से के फाइनल कितना आ जाएगा? 0 माइनस। अब बात करेंगे के इनिशियल की। ये था हमारे पास इनिशियल सिस्टम। ठीक है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द इनिशियल सिस्टम। ये इनिशियल सिस्टम का केस है। ठीक है। तो आप पूछो कि फाइनली क्या हो रहा है सर? फाइनली तो ये हो रहा है ना कि दोनों बॉडी स्टिक कर गए। ठीक है। तो ये वाली बॉडी 5 kg वाली और ये दूसरी वाली बॉडी, इसका भी मास कितना है? 5 kg। और दोनों बॉडी स्टिक कर गए। तो स्टिक कर गए, देखो मास तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा इस सिस्टम का? 10 kg। ठीक है। बट ये पूरा सिस्टम कैसा है? रेस्ट पर है। ये पूरा सिस्टम कैसा है? रेस्ट पर है। तो ऑब्वियसली क्या वेलोसिटी है? 0 वेलोसिटी है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? 0। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा था? के फाइनल को मैंने 0 कर दिया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनती है इस इनिशियल सिस्टम को देखते हुए। ठीक है। इस इनिशियल सिस्टम को देखते हुए तो पहले इसकी एनर्जी निकाल लेना प्लस इसकी एनर्जी को ऐड कर देना। अब जरा गौर करो कैसे करेंगे, स्टेप वाइज चलते हैं। तो हाफ, पहले वाले का मास क्या है? 5 है, इनटू पहले वाले की वेलोसिटी क्या है? पहले वाले की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस करना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी चेंज थोड़ी निकाल रहे हैं हम, इस सिस्टम की पूरी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी कितनी है? जितनी होगी ऐड कर देंगे। इसकी निकाल के वहां मैंने भर दी। अब इसके निकाल लेते हैं। तो हाफ, मास कितना है इस बॉडी का? मास कितना है इस बॉडी का? 5 इनटू हमें करना पड़ेगा वेलोसिटी का स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी कहां आ रही है? पीछे आ रही है। तो इट शुड बी -2। ठीक है। इट शुड बी -2। हालांकि -2 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 ही आने वाला है, +2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है। ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? जरा गौर करते हुए चलिए। 0 माइनस, जरा सॉल्व करो उसको। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 तो था ही। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 5 से कितना हो जाएगा? 20। 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 10। डन। प्लस यहां पर भी सेम चीज होने वाली है। -2 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का 4। 4 5 से कितना होता है? 20। 20 अपॉन 2 कितना होता है? 10। जब आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो यहां से आपका जो अल्टीमेट आंसर आने वाला है, देखो ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये सब क्या है? एक्स्ट्रा ज्ञान है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम चाहिए अपने को फाइनल, वो रहा सिस्टम फाइनल जब दो बॉडीज टकरा के चिपक चुकी थी। ठीक है। ये था इनिशियल सिस्टम। आगे आपको समझ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? वर्क इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 0 माइनस ऑफ 20। तो आपका वर्क कितना आ चुका है? इट्स नथिंग बट -20 जूल्स। और आप जानते हैं ना कि ये -20 जूल्स क्यों आया होगा? देखिए ये जो आपके पास जो पूरा वर्क हो रहा है ना, ये एक चीज और शो कर रहा है कि एनर्जी में लॉस हो रहा है। एनर्जी में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों? सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी बकायदा थी, लेकिन टक्कर होने के बाद सिस्टम के पास क्या एनर्जी बची? कुछ नहीं बची। काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। इसका मतलब एक बात श्योर है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो हो चुका है। ठीक है। अगर लॉस हो चुका है तो ये नेगेटिव वही चीज शो कर रहा है। ठीक है। तो वर्क का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर वर्क के मॉड्यूलस की बात करें तो इट इज 20 जूल। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 20 जूल। ये खत्म हो गया आपका इसका सोल्यूशन। ठीक है। ये मैंने इंटरनल का निकाला है। किसका निकाला है? इंटरनल। दिस इज द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। दिस इज द वर्क डन बाय द इंटरनल
फोर्स, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं करा गया सिस्टम के ऊपर। तो वर्क कितना हो गया है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क 0 हो चुका है, इंटरनल फोर्स का वर्क कितना आ चुका है, माइनस का 20 जूल्स। तो आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। अब आते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, जैसे आप ये फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे आपके दिमाग में ये चमक जाएगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन स्कूल में करवाए हैं और टीचर कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे वाले करवा देंगे आपको, ठीक है। बिकॉज ये जो स्टेटमेंट की फ्रेजिंग है ना, कि एक फील्डर है वो बॉल कैच कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई इंसान है जो नेट पे गिर गया है, ठीक है। सर्कस में एक बहुत बड़ा नेट नहीं होता है जिसपे जो लोग होते हैं वो गिर जाते हैं नेट के ऊपर, और फिर नेट ऐसे स्लैग बिलो करता है और फिर वापस से एक फोर्स लगा देता है, और जिससे कि वो जो सर्कस करने वाला बंदा होता है वो ऊपर उचक जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी फ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा सवाल पढ़ते हुए चलेगा तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास कितना है, मास है 200 ग्राम्स, ठीक है। तो पहले फुर्सत में जरा एक काम किया जाए, पहले तो मास को कन्वर्ट कर लो किसमें, केजीज में। तो पहले आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, और हमारे पास काम क्या है कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, और केजी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सवाल में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना उनको मैं बोल्ड करता हुआ चल रहा हूं ताकि आप उसको तरीके से नोट कर लें। तो इसका मास कितना है, 200 ग्राम, दैट्स इट। हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए है नहीं, ठीक है। इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऐसा यूनिट में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ द प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर गिवन है ये दरअसल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है। और कितना है ये डिस्प्लेसमेंट, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -2, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, काफी लोगों को ना एक डाउट यहां पर भी आता है, सर मिली क्या होता है, सर सेंटी क्या होता है, नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, फर्मी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मेगा क्या होता है, गीगा क्या होता है, टेरा क्या होता है। मैं ऐसी सारी जो पावर्स होती है ना 10 की, भले वो निगेटिव पावर्स हो या वो पॉजिटिव पावर्स हो, मैं आपको एक बार लिखवा दूंगा इस सवाल के दौरान ही, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए कन्वर्जन में खास तौर से, ठीक है। देखो ये कितना आराम से कन्वर्ट हो गया मीटर्स में, ठीक है। 20 लिखा मैंने एज इट इज, उसके बाद सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -2, तो सेंटी को बस क्या लिखना है, 10 टू द पावर -2, बाकी मीटर को मत छेड़ना, तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर्स में कन्वर्ट हो गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फाइंड द वर्क डन, एक तो चीज निकालनी है कि इस सवाल में व्हाट इज द वर्क डन, क्या निकालना है आपको, पहली बात तो वर्क निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। आगे आपको समझ पक्की बात है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर जो हमको पावर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि नेगेटिव पावर्स क्या होती हैं, पॉजिटिव पावर्स क्या होती हैं, मैं एक बार उनको यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। एक आध छोटे मोटे कन्वर्जन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूं, और हर वो चीज जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को, जहां पे आप कभी कभी अटक जाते हैं, मैं उन चीजों को पहले से ही क्लियर करते हुए चल रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने बोल्ड कर दिया इस चीज को, इसको आप जरा ऐसे कोने में कहीं प्यार से लिख लेना, ठीक है। अब जरा एक बार इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो पावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैं एक बार आपको वो लिखवा देता हूं ताकि आप उसको तरीके से नोट कर लें। देखिए अच्छा पेन ले लेते हैं, पहली बात तो तरीके का कलर का पेन ले लेते हैं, क्या बोलते हो, येलो ले लें। अब देखो अगर मैं डेसी लिखता हूं, डेसी D 10 टू द पावर -1, मतलब जमाने भर में कहीं अगर कोई डेसी का सिंबल यूज कर रहा है, डी यूज कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, 10 टू द पावर -1 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, कहीं अगर सेंटी लिखा हुआ है, सेंटी समझ रहे हो, सेंटी कौन सा वाला सेंटी, ठीक है, ये फिजिक्स वाला सेंटी, 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 अभी बताया था। डेसी हो गया, सेंटी हो गया, अब देखना मिली 10 की पावर -3। अब कई लोग सोचते हैं कि अच्छा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, अब आएगा -4, यहीं पे तो खेल हो जाता है, -4 ही तो नहीं आता। तो माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6, ठीक है। फिर आएगा नैनो,
अब लोग सोचते हैं कि तो फिर क्या होगा, ये -7 होगा क्या? नहीं, अब यहां से टेबल शुरू हो जाएगा 3 का, तो ये -9। तो आप चेक करो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो लिख दिया, नैनो लिख दिया, उसके बाद पिको, पी 10⁻⁻12। फिर आता है फर्मी, या कोई कोई इसको प्यार से फेम्टो भी कहता है, फर्मी कह लो या फेम्टो कह लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो फर्मी और 10⁻⁻15, ठीक है। ये है 10 की नेगेटिव वाली पावर्स, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको काम में आ जाएंगी, ठीक है। मैं इसका आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूं, सेंटी के सारे। किसके सारे? सेंटी के सारे। जरा गौर करना, देखो मेरी बात सुनते हुए चलना। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको बोलता हूं कि यार 500 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना, 500 सेंटीमीटर्स को जरा मीटर्स में कन्वर्ट करना, बताए क्या हो जाएगा? ये आपको पता है, इसका आंसर आएगा 5 मीटर। बट कैसे आएगा, जरा गौर करते हुए चलो। 5 था, ये 2 जीरो लगे हुए थे, मतलब 10⁻², इतना तो हमको आता ही है ना। तो अगर 2 जीरो लगे हैं मतलब 10⁻²। उसके बाद बगल में क्या बैठी हुई है? बगल में कौन बैठी हुई है? सेंटी बैठी हुई है, सेंटी होके बैठी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻²। क्या आपने मीटर को टच करा? नहीं करा, तो मीटर रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, 5 बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करो, 2 - 2 कितना हो जाता है? 0। एनीथिंग की पावर 0 इज 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप कब कर पाए? ये कन्वर्जन आप कब कर पाए? जब आपको ये चीज पता थी कि सेंटी का मतलब क्या होगा? 10⁻⁻²। चले ठीक है, समझ गए आप इस बात को। इसको जरा जल्दी से, तुरंत से पहले कॉपी में नोट कर लेना। कॉपी किताब लेके बैठा करो यार, तो ही तो मजा आएगा, तभी तो नोट कर पाओगे। समझ गए? चलो ठीक है, ये सब होती हैं 10 की छोटी पावर्स, मतलब नेगेटिव पावर्स, ठीक है। अब ऐसा सवाल अब 10 की पॉजिटिव पावर्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन आपको देखने को मिलता है ना, वो देखने को मिलता है पहली बात तो किलो। कौन देखने को मिलता है? किलो के 10⁻3। जरूरी नहीं कि किलोग्राम वाले ही किलो हो, ये किलोमीटर्स भी तो होता है, ठीक है, मतलब 10⁻3। उसके बाद फिर आता है मेगा, MEGA, मेगा, कैपिटल M 10⁻6। उसके बाद फिर आएगा गीगा, ये भी बहुत यूज होता है, G 10⁻9। फिर आएगा टेरा, T 10⁻12। फिर आता है पेटा भी आता है, बट क्या वो बहुत यूज होता है? नहीं, वो बहुत यूज नहीं होता है। तो ये वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको यूज में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं हमारे सवाल के ऊपर। नोट कर लिया आप लोगों ने? ग्रेट जॉब। अब जरा बढ़े हमारे सवाल के ऊपर, ठीक है। 5th वाले क्वेश्चन के ऊपर हम थे, ठीक है। तो जो चीजें गिवन है ना, मैं उसको एक बार तरीके से लिख लेता हूं, आप बस जरा साथ दीजिएगा। तो मास कितना है? मास है 200 ग्राम्स। मास कितना है? 200 ग्राम्स। तो पहले तो आप जरा उसे कन्वर्ट करिए केजी में, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बॉल है उसका मास कितना है? 200 ग्राम्स है। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। प्लेयर ने बॉल को कैच कर लिया, मतलब फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। उसके बाद कैच करने के दौरान जो प्लेयर था वो 20 सेंटीमीटर अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर के आया, ऐसे 20 सेंटीमीटर पीछे लेकर के आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इंपैक्ट के दौरान का? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन निकालना और फोर्स निकालना है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। जरा ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपन केजी में। पहली फुर्सत में जो काटर पीटी मचानी है वो मचा दो। तो 2/10 कितना होता है? जल्दी बताओ, 2/10 कितना होता है? 0.2 या 1/5 ले लो, जो भी तुमको सही लगे। अगर तुमको लगता है कि सर पॉइंट्स में खेलने में क्या दिक्कत आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 2/10 है, 1/5 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी। इट इज मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? जल्दी बताइए। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ग्रेट जॉब। इनिशियल वेलोसिटी इज जस्ट 20 मीटर पर सेकंड। द प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड्स, वो तो हमको पता ही है। तो इसने क्या बोल के रखा है? क्या बोल के रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो भैया 20 सेंटीमीटर को पहली फुर्सत में मीटर्स में कन्वर्ट करो ना। तो जब आप 20 सेंटीमीटर की बात करते हैं, जरा गौर करिएगा, 20 सेंटीमीटर लिखा है मैंने, तो 20 को बिल्कुल मत टच करिएगा। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻², नॉर्मल सा एक्सपोनेंट आ गया, और बाकी बगल में कौन बैठी हुई है? मीटर बैठी हुई है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन कैचिंग द बॉल एंड द एवरेज फोर्स, ठीक है। फाइनली बॉल रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा वर्क डन कितना होगा और फोर्स कितना होगा, तो फोर्स भी निकाल देंगे पहले और फिर वर्क डन भी निकाल देंगे, हमको सब आता है, ठीक है।
अब कैसे निकालेंगे, आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूला पहली बात तो याद होना चाहिए, ठीक है। u पता है, v पता है, s पता है, a छूट रहा है, ठीक है, तो a को अपन क्यों छोड़ेंगे तनहा, उसको भी निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन आपको याद है क्या, आपको थर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, इनफैक्ट आपको तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए, फिजिक्स में बहुत खेल हो जाता है इसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बोलो हाँ। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आया क्या याद। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, आ गया समझ में। अब जरा देखना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना ही टाइम गिवन है ना ही टाइम पूछा है, मतलब टाइम काम का नहीं है, तो फिर क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मत अप्लाई करना। सेकेंड अप्लाई करोगे, मत अप्लाई करना। कौन सी अप्लाई करोगे, कौन सी अप्लाई करोगे, थर्ड वाली। कौन सी, थर्ड वाली अप्लाई करेंगे सर, ओके डन, कर दो अप्लाई। क्या अप्लाई कर, मतलब क्यों अप्लाई करोगे, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2s। चलो तुरंत से पहले सारी वैल्यूज को भरना शुरू करो। v की वैल्यू कितनी है, 0, कोई बात नहीं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, निपट चुका है वो। u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर कितना होता है, बड़ा सिंपल है, माइनस का 400 होता है। ओके डन, समझ गया मैं इस बात को। उसके बाद क्या है, 2 इंटू एस करना है, 2 इंटू क्या करना है, एस करना है। अभी s कितना है 20 10 टू दी पावर माइनस 2, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये बन जाएगा 40 10 टू दी पावर माइनस 2। हमने बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम समझ पा रहे हैं इस बात को। ओके, अब ये कितना बचेगा, माइनस का 400, सही जा रहा हूं, माइनस का 400 अपॉन नीचे कितना है 40। 10 टू दी पावर माइनस 2 था, उसको जरा ऊपर की तरफ भेज दीजिए, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 2। अब जिसको जाना है उसको जाना है, उसको हम नहीं रोक सकते, ये निपट गया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो एक्सेलरेशन बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस तो है उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। 40 अपॉन 4 कितना होता है 10 होता है, 40 अपॉन 4 कितना होता है 10 होता है। 10 इंटू 10 टू द पावर 2, नाउ इट बिकम्स 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो ये अपने पास आ चुका है एक्सेलरेशन 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बोलो यहां तक कोई भी तकलीफ है क्या, चले ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, हमें फोर्स भी निकालना था, हमें वर्क भी निकालना था। तो फोर्स निकालना क्या हमारे लिए बहुत टफ चीज रहेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेट जॉब। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सवाल में मास कितना गिवन था, 1/5 ऑफ अ केजी, सही जा रहे हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का 1000 है, तो माइनस को ऐसे कोने पे दबा दो और नीचे क्या आ रहा है 1000 आ रहा है, ठीक है। तो इसको टच मत करना अभी, तो देखो माइनस तो आएगा बिकॉज रिटार्डिंग फोर्स तो वो है ही, ठीक है। अब जब 1000 को तुम डिवाइड करोगे ना 5 से, तुम्हारा आंसर आएगा 200। कितना आंसर आएगा तुम्हारा 200, और ये फोर्स निकाल लिया है न्यूटन में, तो तुम्हारा पहला आंसर तो आ चुका है फोर्स का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब तुरंत से पहले हम जो उसका अगला वाला पार्ट बचा हुआ है निकालना, उसको भी जरा निकाल ही दें फुर्सत में। तो वर्क डन निकालना था, क्या निकालना था, वर्क डन, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, तो कितना एंगल, यहाँ पे एंगल 0, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, माइनस का 200, रिटार्डिंग फोर्स था ना, ठीक है। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 200, माइनस का 200 इनटू, अब जरा गौर करिए डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास यहां आ चुका है, बस मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से 20 सेंटीमीटर से। देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, तो वर्क भी एसआई यूनिट में ही आएगी। और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, क्या होती है, जूल्स होती है। तो वर्क इज इक्वल टू कितना आने वाला है, जरा खेल जाओ उसके साथ। तो माइनस 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 0 और 1 0, मतलब ये कितने 0 आ गए, 3 0 आ गए। इनटू बगल में क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर माइनस 2, क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर माइनस 2। एक बात तुमको बताऊं, अगर तुम पॉइंट को 2 बार पीछे ले लोगे ना तो पावर में +2 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को समझना। अगर आप पॉइंट को आगे लेकर के जाते हैं तो जितने स्टेप आप आगे लेके गए पॉइंट को 10 की पावर में उतना माइनस हो जाएगा। अगर आप पॉइंट को पीछे लेकर के आते हैं तो जितने स्टेप आप पॉइंट को पीछे लेकर के आए 10 की पावर में उतने स्टेप प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो 2 स्टेप पीछे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 40.00, मतलब 40।
जब मैं 2 स्टेप पीछे लेकर के आऊंगा ना तो ये -2 था पहले से मौजूद, जब मैं 2 स्टेप पीछे लेके आया तो +2 हो गया। एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो वर्क डन इज नथिंग बट 40 जूल्स। दिस विल बी योर आंसर। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो इसको जरा तुरंत से पहले नोट कर लीजिएगा। ये बहुत डिटेल्ड सोल्यूशन करवा रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है, जो हमारा MIQ का सीरीज हम चला रहे हैं ना यहाँ पर, उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सोल्यूशन करवा रहा हूं। और कहीं पर भी कोई भी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी लग जाती है कि यार ये शायद बच्चों को नहीं आता होगा, तो मैं वो वाला पॉइंट भी कवर अप करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो आप ये तरीके से पढ़ लीजिए, आपकी सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। नोट कर लिया होगा आपने, इसको कॉपी किताब लेके बैठे होंगे। डन। ठीक है, यह आपका 5th वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, 6th वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये 6th वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। काफी सारे क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं जो कि काफी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपका फॉर्मूला का बेसिक पूरा क्लियर है ना, तो आपको इन सवालों को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जैसे कि अब जरा साथ साथ सॉल्व करना मेरे। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन कंडीशन टू फाइंड मैं हमेशा बताता हूं, तो जरा एक बार सवाल को एक बार रफली पढ़ लो। उसमें से पहले हम उसको बोल्ड कर लेंगे उन चीजों को जो कि डेटा के तौर पे गिवन है। देखो, अ मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद अ लोड ऑफ मास, पहली फुर्सत में समझ जाओ मास है 10 kg। ठीक है, ये भी हम रफली एक बार पढ़ रहे हैं सवाल को, फिर से बोल्ड कर रहे हैं, उन डेटा को बोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद सवाल पे कूद जाएंगे। इफ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, इसका मतलब यहां पे सवाल में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना गिवन है? 10 नहीं है 20 है रे, 10 नहीं है 20 है, 20 मीटर। ओके, विद एन एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली बोलने की बात नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही गिवन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन SI यूनिट्स में ही गिवन है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेट जॉब। नाउ फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो क्या पूछा हुआ है? गिवन समझ गए हम। ऐसा सवाल को देख के लग रहा है कि कुछ कोई बहुत बड़ी कंडीशन सवाल के अंदर गिवन नहीं है, तो हमें बस क्या निकालना है? टू फाइंड वाला जो काम है वो हमको वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो एक काम करा जाए इसमें, अब सवाल पे कूदेंगे पूरे डेटा के साथ। चलो तुरंत से पहले आगे बढ़ो। अ मैन मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड वगैरह वगैरह, हैज अ मास ऑफ, उसके हाथ में जो मास है वो कितने का है? 10 kg का है। तो मास हमने नोट कर लिया है, मास कितने का है? 10 kg का मास है। ठीक है, इफ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने? 20 मीटर का। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI यूनिट में गिवन है। देन फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। क्या निकालना है आपको? वर्क निकालना है। तो आप करते रहिए सॉल्व, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू होता है cos थीटा। अब जहां पे फोर्स लग रहा है वहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल कितना हो जाएगा? 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ओके डन, आगे बढ़ेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अभी बगल में रुकी हुई है, इसकी वैल्यू पुट करना बचा हुआ है। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो फटाफट, मास कितना है? 10 है, तो मास को जरा पुट करें, 10 है मास। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन कितने का आ रहा है? 0.5 का आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो तुरंत से पहले 0.5। उसके बाद एस कितने का हो रहा है? 20 मीटर का ही है ना। अगर ये सेंटीमीटर्स में होता, अगर वो 20 सेंटीमीटर्स में होता तो उसको जरा आप पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहां पर वो पहले से ही किस में गिवन है? मीटर्स में गिवन है। कितना? 20। बस एक बात बताता हूं, 0.5 का मतलब होता है हाफ। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, तो पहले एक काम करो, 20 इंटू 10 कर लो, 200 हो गया। फिर 200 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, मतलब जब 200 का हाफ करेंगे तो दिस विल बी नथिंग बट 100। और ये वर्क है, एनर्जी, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। ठीक है, तो आपका इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा? 100 जूल्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सवाल था, लेकिन ये MIQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लो अगर टाइम कम है तो। ठीक है, बस लेकिन लिखते हुए चलना पड़ेगा तुमको। अगर तुम अभी नहीं लिख पा रहे हो तो शाम को बैठ के, रात को बैठ के, जब समय मिले, लेकिन लिख लो। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ेंगे। 6th वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब ये 7th वाला क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार रफ अपन चेक कर लेते हैं कि डेटा क्या क्या चीजें गिवन है, उसके बाद मेन सवाल पे तो फिर आज हम सॉल्व करेंगे, तो वो पूरा डेटा यूज करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बॉडी एज अ मास गिवन है, कितना मास है 10 kg, विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। इसका मतलब हाइट गिवन है, हाइट मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो, कितना गिवन है 10 मीटर, ठीक है। इफ द बॉडी लूजेस 30% ऑफ इट्स एनर्जी, एक बात पर जरा गौर करिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, अगर उसकी 30% एनर्जी का लॉस हो गया है, अगर उसका 30% एनर्जी का लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है, तो कितनी एनर्जी बची, जल्दी बताओ। अगर 30% एनर्जी का लॉस हो गया है तो बची कितनी, 70%। तो सवाल कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है कि लॉस कितने का हुआ, 30% का लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ 30%। तो यहां से हम एक बात समझ सकते हैं, अगर 30% का लॉस हो रहा है तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है इसका 70%, रिमेनिंग कितना है 70%। बाकी कन्वर्ट कैसे करना है, 70% किसका, 30% किसका लॉस, वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखा दूंगा आपके सामने, ठीक है। ड्यूरिंग द कोलिजन 30% का लॉस हो गया। नाउ फाइंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्या निकालना है आपको, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको बॉडी की। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, पक्का सवाल को आप एक बार इमेजिन कर पा रहे हैं। तो एक बॉडी है और बॉडी का मास कितना है, 10 kg का बॉडी का मास है, उसको जब हमने ड्रॉप करा ना, जब वो जाकर के जमीन पे टकरा गई तो वो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया, कम से कम 30% एनर्जी का लॉस हो चुका है, ठीक है। अब ये एनर्जी का लॉस कैसे होता है, जरा गौर करिए। जब कोलिजन होता है दो बॉडीज के बीच में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हालांकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलने का मतलब है कि एकदम आइडियल केस आप लेके चल रहे हो, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन हम समझ सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन में जरा सा बहुत ही तिनके भर का लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है कि एकदम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब यह है कि 1% का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। और यह चीज बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में, यहां पर क्या हो रहा है, ये बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल केस बताया जा रहा है कि टकरा गई और 30% का लॉस हो गया। लॉस जब होता है ना एनर्जी का, तो वो एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी थी, जब यहां पे बॉडी ठुकी तो वो एक टक सी आवाज आई, तो वो एनर्जी थोड़ी सी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई, वाइब्रेशंस भी हुए, ठीक है। तो लॉस तो मतलब होना लाजमी है, ठीक है। लॉस हो रहा है 30% का। नाउ कितनी हाइट तक वो रिबाउंस करेगी, बहुत ही लाजमी सवाल, ठीक है। यहां से मैंने बॉडी को ड्रॉप करा, गया, टक्कर हुआ, 30% का लॉस हुआ। लॉस खाने के बाद जब बॉडी ऊपर रिबाउंस करेगी ना, तो कितनी हाइट तक रिबाउंस करेगी, एक बात तो श्योर है कि जितनी हाइट से गिरी थी उसके कम हाइट तक वो रिबाउंस कर पाएगी, पक्की बात, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं सर एक क्रेजी बॉल है हमारे पास, उसको हमने ऐसे फेंका तो वो तो अपने इनिशियल हाइट से भी ऊपर निकल जाती है। तो भैया जब आपने उसको फेंका तो आपने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करी। हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्रॉप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ड्रॉप की। फॉर एग्जाम्पल लो, ये बॉडी यहां पर है, इसके पास कितनी एनर्जी है, 100 जूल की एनर्जी है। जैसे मैंने इसको ड्रॉप करा, जब वो नीचे जाएगी टक की आवाज आई, ठीक है, वहां पर वाइब्रेशन भी हुआ, साउंड में भी कन्वर्ट हुआ, तो वो कुछ जैसे मान लीजिए 20 जूल की एनर्जी का लॉस हो गया, तो कितना बचा, 80 जूल बचा। तो वो 80 जूल की एनर्जी से रिबाउंस करेगी। आया आपको समझ। तो अगर आप कभी किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं ना, और अगर बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल केस की अगर आप बात कर रहे हैं जहां पर लॉस इन्वॉल्व है, तो बॉडी पूरा हाइट रिबाउंस रिगेन नहीं करती है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ कम आएगा। ओके, अब जरा एक काम कर लेते हैं, ये हमारे पास हमने इसको बोल्ड किया कि कौन कौन सा डेटा हमको रिक्वायर्ड है और क्या क्या सवाल कहना चाह रहा है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉडी है, जिस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास m के बराबर है, और ये बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कहा जाएगा हाफ mv²। क्लियर दैट, क्लियर दैट। अब जरा गौर करिए एक दूसरे वाले केस पे, ये है पोटेंशियल एनर्जी वाला केस। एक बॉडी यहां पर है, ठीक है, और जो बॉडी यहां पर है ना, ये बॉडी h हाइट ऊपर है। ये जो बॉडी है ये जमीन से h की हाइट ऊपर है। ये जो बॉडी है ये जमीन से h की हाइट ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस हाइट पर बॉडी के पास जो एनर्जी होगी उसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाएगा इसको, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद कितनी हाइट पे जा करके उसको रखा हुआ है, वो हाइट आपको लेके चलना पड़ता है. सो दिस बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई है? क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई? तो एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी इंटू एच. ठीक है. अगर हाइट जीरो हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अगर बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी जीरो. वेलोसिटी जीरो पुट करने से काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब ये जो दो एनर्जीज हमने लिखी है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, इनको अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं पोटेंशियल एनर्जी में, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दूं, तो बताओ मुझे क्या मिलता है? इसे हम क्या, इसका एडिशन जो आता है ना, उसे कहा जाता है टोटल एनर्जी, या फिर एक और बहुत ही क्लासी टर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी. क्या कहा जाता है? मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी. ठीक है. तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. एक बात जरा सुनिएगा आप. जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां पर है, ठीक है, एक बॉडी का ग्राउंड से ऊपर की हाइट पर है, तो इस पॉइंट पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो, बिकॉज बॉडी मूव नहीं कर रही है. बट इसके पास पोटेंशियल तो होगा ना, mgh के बराबर. तो यहां काइनेटिक है जीरो, बट पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ है. जब मैं इस बॉडी को ड्रॉप करूंगा, जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे. जैसे मैंने बॉडी को ड्रॉप करा, उसका हाइट कम हो रहा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है. आगे आपको समझ? तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकता है, लेकिन जो दोनों का समेशन है ना, दैट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. कंजर्व्ड का मतलब होता है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. आया आपको समझ में ही पूरी चीज कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी, बट जो उनका नेट समेशन है, उनका नेट समेशन क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी. वो कभी भी चेंज नहीं होगा. दैट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट. ठीक है. इसको मैं प्रूव भी करवा दूंगा, तो पहले ये अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है. और काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है. इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा. नोट कर ही लिया होगा. आगे बढ़ते हैं अब सवाल के ऊपर. ठीक है. चलिए अब आ जाए सवाल के ऊपर. तो अ बॉडी ऑफ मास दिस मच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. अब जरा गौर करो अच्छे से. बॉडी मान लेते हैं, पहले बॉडी यहां पे थी, बॉडी हमने मान ली, बॉडी यहां पे थी. ठीक है. और ये जो बॉडी को हमने ड्रॉप करा ना, जब बॉडी जमीन पे ठुकी, जब बॉडी ऐसे जमीन पे आकर के ठुकेगी, तो उसका कुछ एनर्जी का लॉस तो होने वाला है. दैट्स फॉर श्योर. एनर्जी का लॉस तो होने वाला है. ठीक है. अब इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास लिख लो फटाफट, 10 kg. और जैसे हमने बॉडी को ड्रॉप किया था, तो जो बॉडी ने जो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा नीचे की तरफ, ये जो बॉडी की हाइट थी, वो हाइट कितनी थी? वो हाइट कितनी थी? 10 मीटर की हाइट थी. ठीक है. अब लॉस कितने का हुआ? 30% का लॉस हुआ. तो एनर्जी बची कितनी? 70%. जब 30% का लॉस हो गया, तो एनर्जी कितनी बचेगी? 70%. तो टकराने के बाद जब बॉडी रिबाउंस करेगी ना, तो मैं उसका खेल अलग से बना रहा हूं. ठीक है. तो ये मैंने बताया तुमको इनिशियल वाला केस. ये तुमको मैंने कौन सा केस सिखाया? कौन सा केस सिखाया? इनिशियल वाला केस. अब मैं आपको सिखा रहा हूं इसी के अंदर फाइनल वाला केस. उसमें क्या होने वाला है, इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो बॉडीज है, मैंने बस एक बार इनिशियल केस दिखाया जब वो ड्रॉप करा, और टक्कर होने के बाद 30% की एनर्जी लूज करने के बाद जो 70% से वो रिबाउंड करा है, एक वो वाला केस अलग से बना करके दिखा रहा हूं. उसी को बोल रहा हूं फाइनल केस. क्या बोल रहा हूं उसको? फाइनल केस. देखना, देखिए फिर क्या होने वाला है फाइनली. जब बॉडी यहां से रिबाउंस करेगी ना, तो बॉडी जाएगी ऐसे ऊपर. रोक दो रोक दो रोक दो, क्योंकि बॉडी पूरा ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो चुका है. तो यहाँ पे बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास रिमेन्स कांस्टेंट ना, 10 kg. बॉडी के मास में तुम क्या ही चेंज कर दोगे. ठीक है. लेकिन जो बॉडी अब अपना जो हाइट रिबाउंस कर रही है, अब वो कुछ और है. इसको बोल देंगे h. क्या बोल देंगे हम इसको? इसको हम बोल देंगे h. ठीक है. अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोल दो h इनिशियल. जब वो ठुकने से पहले जितनी हाइट से कूदा, उसको बोल देंगे h इनिशियल. और ये बोल देंगे h फाइनल. हमको क्या निकालना है? h फाइनल निकालना है. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है h फाइनल. अब जरा सवाल पे आ जाते हैं. सवाल के अकॉर्डिंग लॉस कितने का हुआ? 30% का लॉस हो गया. ठीक है. तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी है? 30% का लॉस झेलने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है,
कौन सी एनर्जी, क्योंकि हाइट तक वो रीगेन कर रहा है, तो हम अगर हाइट को लेते हुए चलेंगे ना तो आई सजेस्ट यू कि गो विथ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज 70% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 70% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आया क्या, बताओ आया क्या, पक्का, ठीक है। तो 70% रहा। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज जस्ट 70, पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना बचा, 70% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ग्रेट, ये लाइन अगर आप समझ जाएंगे ना तो काम आपका हो चुका है सही से, ठीक है। कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो mg इंटू हाइट फाइनल, mg इंटू हाइट फाइनल, तो mg इंटू हाइट फाइनल इज इक्वल्स टू 70%। जिसको जाना है उसको जाना है, उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा, ये निपट गया। तो कितना बचेगा, ये 7/10 बचेगा। कितना बचेगा, 7/10। और यहाँ पे क्या आएगा, mg इंटू हाइट इनिशियल, क्या आएगा, mg इंटू हाइट इनिशियल। अब उसके बाद वापस से जिसको जाना है उसको जाना है। देखिए m और m हमको छोड़ के चले गए, g और g भी हमको छोड़ के चले गए। तो अब जो चले गए वो चले गए, अब जो बचा वो क्या बचा, हाइट फाइनल, वही तो निकालना है। दैट इज नथिंग बट 7/10 ऑफ हाइट इनिशियल। और इनिशियल हाइट सवाल के अकॉर्डिंग देख लो कितना गिवन है, 10 गिवन है। सवाल के अकॉर्डिंग इनिशियल हाइट कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो बस जरा पुट कर दो उसको 10। अगेन जिसको जाना है उसको जाना है, तो हाइट फाइनल हमारे पास जो बचने वाला है, अरे रेड कलर नहीं चाहिए, रेड कलर थोड़ा सा डेंजर कलर लगता है, इसलिए जहां वो कट रही है ना चीज है उसको रेड से बना रहे हैं। तो हाइट फाइनल जो है वो कितना आ जाएगा, 7। खत्म, यही तो पूछा हुआ था आपसे, आपका आंसर आ चुका है 7 मीटर्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर 10 मीटर की हाइट पे था, 10 मीटर की हाइट पे था। अब अगर इसका 30% का लॉस हो गया है तो कितना बचा, 70% बचा। तो 10 का 70% हम निकाल लेते जो कि 7 होता। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ही तो मार्क्स फेच करेगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होना चाहिए। बाकी आंसर तक पहुंचना इस वाले सवाल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो आपको ये वाली पूरी कहानी आपको ऐसे बना करके आनी चाहिए। और एक और चीज, फाइनली बॉडी फिर टकराने के बाद तो बॉडी ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो एरोस का जरा यूज करेगा। यहां पे पहले बॉल नीचे आ रही थी और टकराने के बाद बॉल कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये वाली कहानी आपको अब क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ये डायग्राम के साथ। और उसके बाद ये रहा पूरा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तुरंत से पहले इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है 7 मीटर, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चले, ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, ओके डन। अब जरा बढ़ेंगे अपने अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला वाला सवाल हमारा क्या बता रहा है, अगला वाला सवाल बता रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 25 kg इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। मतलब दो डेटा गिवन है इसके अंदर, मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। नाउ फाइंड द टोटल पावर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। चलिए ठीक है, चले ठीक है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ही हमको इसको फॉलो करना होता है। हर सवाल को हम ऐसे ही करते हैं। इससे क्या होता है, एक बार आपने सवाल को डिकोड कर लिया ना, तो उसके बाद क्या होता है, एक पैटर्न हर क्वेश्चन पे लगाते हुए चलना, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपके लिए सरदर्द नहीं बनेंगे। चले ओके ठीक है। तो अब बॉडी ऑफ मास कितना है, 25 kg। पहली फुर्सत में तो मास लिख लीजिए, सुंदर सा 25 kg, ओके डन। इस पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजों को पुल किया गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी भी ऐसा यूनिट्स में ही गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड द टोटल पावर, देख लो अच्छे से। नाउ फाइंड द टोटल पावर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, एक बार तरीके से, एक बार ये पावर का फॉर्मूला देख लो। जिसको पता है उसको पता है, पावर को डिफाइन करा जाता है एज वर्क अपॉन टाइम। पावर को डिफाइन करा जाता है एज वर्क अपॉन टाइम। अब जरा गौर करना, वर्क को हम लिख देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या आ रहा है, टाइम। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अलग कर लो। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अलग कर लेंगे तो पता है क्या बचेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। देयरफॉर पावर का फॉर्मूला क्या आ गया है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब जरा एक बात पे गौर करना, अगर आप कभी किसी भी चीज को पुल करके ऊपर की तरफ ला रहे हो, ये वाली बॉडी है,
इसको आपने पुल करा और आप इसको ले गए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लेके आने के लिए आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको मिनिमम लगाना पड़ेगा जितना इसका वेट है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस बॉडी का मास अगर m के बराबर है तो इसका वेट कितना हो जाएगा mg, इसका वेट कितना हो जाएगा m इंटू जी। तो अगर आप इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना चाहते हैं तो आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स देखना अच्छे से। अगर आप इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर। किसके बराबर, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर। जितना बॉडी का वेट है कम से कम आपको उतना फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू बॉडी का वेट कितना होता है, m इंटू जी। पक्का। तो आपको जब आप ये सवाल सॉल्व करेंगे ना तो एक बार इसको जरा फील करते हुए चलिएगा कि यार एक बॉडी है, अब जब मैं उसको ऊपर की तरफ पुल करके ला रहा हूं तो मुझे कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम तो जितना आपके अंदर कैपेसिटी उतना अप्लाई कर दो, लेकिन कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जितना इस बॉडी का वेट नीचे काम करेगा। अब बॉडी का वेट कितना काम करेगा, mg, तो आपको फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, mg। क्या आप इस बात को समझ गए। सवाल पे आने के लिए पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये लिखना थोड़ी पड़ेगा, ये तो मैं आपको आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, ये तो मैं आपको आपकी समझ के लिए बता रहा हूं ताकि आप इस सवाल को सही से परसीव कर पाए। तो ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, ये चीजें प्री रिक्विजिट है सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब जब आप इस चीज को समझ गए होंगे, जब आपने इस चीज को लिख लिया होगा, तो मैं आपका ध्यान लाऊंगा दो चीजों पे अच्छे से। एक तो पावर का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक तो ये वाली चीज। दूसरा फोर्स को आप क्या लिखने वाले हैं, mg। फोर्स को आप क्या लिखने वाले हैं, mg लिखने वाले हैं। जब आप चीजों को पुल अप करेंगे तो आप कितना फोर्स लेके चलेंगे, कम से कम बॉडी के वेट के बराबर। इसको तरीके से नोट कर लो, नोट कर चुके होगे, डन। अब इस सवाल में कुछ बहुत बड़ी बात रही नहीं, ठीक है। पावर निकालना है, फॉर्मूला हमको पता है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, क्या निकालना है, पावर निकालना है ना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पावर वी हैव व्हाट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का लेके चलो SI यूनिट न्यूटन, वेलोसिटी भी लेके चलो SI यूनिट न्यूटन में, तो पावर भी आ जाएगी SI यूनिट न्यूटन, SI यूनिट वॉट में, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं, फोर्स कितना अप्लाई करा, फोर्स कितना अप्लाई करा, mg के बराबर। फोर्स कितना अप्लाई करा, mg के बराबर। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी है, उसके बाद क्या है, वेलोसिटी। चले डन। अब m कितना है, बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास है 25 kg, बॉडी का मास कितना है 25 kg। और g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, सवाल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और वेलोसिटी कितना गिवन है, 4। वेलोसिटी कितना गिवन है, 4। चलें ओके डन। 250 इंटू 4 कितना होता है, 1000 होता है क्या। 250 इंटू 4 कितना होता है, 1000। तो पावर हमारा कितना आ चुका है, 1000। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट्स। SI की हम बात करें तो पावर हमारा किस में आ जाएगा, वॉट्स में आ जाएगा। दिस इज डन, ये हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, पक्का। इसको जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर टाइम कम है तो, अदरवाइज तो कॉपी में मेरे साथ साथ नोट करते हुए चला करो, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 1000 वॉट्स, डन। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर, ओके क्लियर। 9th वाला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है, 9th वाला क्वेश्चन एक डेरिवेशन है, ठीक है। अब मैंने पहले भी आपसे आज के ही लेक्चर में आपसे मैंने एक बात करी थी कि यार एक चीज होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन होता है ना। अगर मैं कभी किसी बॉडी को ड्रॉप करूंगा, उसकी हाइट कम होते जाएगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, पक्का। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, बट उन दोनों का समेशन जो आता है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व्ड होता है। अब उसी बात को हम प्रूव करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब पहले से ही दिमाग में डाल लो, कंजर्व्ड का मतलब होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्व्ड का मतलब होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ओके डन। चलें अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं मैं आपको वो पूरा बता रहा हूं, तो जरा गौर करते हुए चलेगा। डायग्राम लेके चलना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। डायग्राम लेके चलते हैं तरीके से, देखो
जैसे मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं एकदम तरीके वाली स्क्रीन में, स्पेस मिलेगा ज्यादा, ठीक है। जैसे देखो, पहले तो ग्राउंड ले लो, हरे कलर की धरती, ये हमने लिया ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से हम किसी बॉडी को ऊपर लेकर गए, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इस बॉडी को अगर हम यहां पे रख देते हैं, ये वाली बॉडी पहले यहां पर मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा पता है, अब मैं इस बॉडी को ड्रॉप करूंगा, तो जब मैं इस बॉडी को ड्रॉप करूंगा तो बॉडी कहां आ रही है, बॉडी कहां आ रही है, बॉडी आ रही है नीचे। जब मैंने इस बॉडी को ड्रॉप किया तो बॉडी कहां आ रही है, नीचे आ रही है, और फिर जमीन पे बॉडी टकरा जाएगी। तो पूरी बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है, पूरी बॉडी का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा होगा क्या, जब बॉडी यहां पर मौजूद थी ना, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे मौजूद थी, तो मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं। क्या नाम दिया मैंने, इस पॉइंट को ए नाम दिया। उसके बाद फिर बॉडी का एक पोजीशन ऐसा भी तो आएगा, कुछ समय के बाद बॉडी मुझे यहां पे दिखाई देने वाली है, कुछ समय के बाद बॉडी मुझे यहां पर दिखाई देने वाली है, ठीक है। तो इसका मैं नाम क्या रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया है, बी रख दिया है। और आखिरी में बॉडी कहां पड़ी हुई मिलेगी, आखिरी में बॉडी पड़ी हुई मिलेगी जमीन पे। कहां मिलेगी, जमीन पे पड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। अभी जो टोटल, अच्छा इस वाले पॉइंट को नाम क्या देते हैं फिर अपन, कायदे से ए बी सी नाम लेना पड़ेगा, ए बी सी डी क्लियर रखो। तो जैसे आप ए से बी और बी से सी आए ना, तो इसकी जो पूरी हाइट है, इसकी जो पूरी हाइट है उसको हम मान लेते हैं h। कितना मान लेते हैं इसको पूरा, इसको हम मान लेते हैं h। और एक और चीज, जब a से लेकर के b तक आया था, जब a से लेकर के b तक आया था, तो इस वाली हाइट को हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से गिनती शुरू हुई, यहां से गिनती, और फिर आखिरकार बॉडी आ गई जमीन पे, ठीक है। तो ये x मान लिया और ये पूरा हमने कितना मान लिया, h मान लिया, ठीक है। तो मेरा अभी काम आपके लिए ये बचा हुआ है कि हमको ये चीज प्रूव करनी है कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पर है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी बी पर है, और उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी सी वाले पॉइंट पर होगी। कहां पर होगी, सी वाले पॉइंट पर होगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले फुर्सत में ए पे निकाल देते हैं, फिर सी पे निकाल देंगे, और आखिरी में करवाऊंगा बी के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं किस वाले पॉइंट से, ए वाले पॉइंट से, चलो ठीक है। एट पॉइंट ए। अच्छा एक और चीज, हर डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड। कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अगर ये ए वाला जो पॉइंट है ना, अगर वो एच की हाइट पर है तो वो ग्राउंड से एच की हाइट पर है, ठीक है, आया समझ। सिमिलरली अब जो ये बी वाला पॉइंट है, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी होगी फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले हम ए वाले पॉइंट पे काम कर लेते हैं। ए वाला पॉइंट ये रहा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ए वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप आंसर क्या देंगे, 0। क्या आंसर देंगे आप, 0 जूल। क्यों, बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग, बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग एट ए वाले पॉइंट पर बॉडी मूव कर रही है क्या, नहीं मूव कर रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 0 जूल हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू हाइट निकालना पड़ेगा ग्राउंड से। तो m मास जो भी रहा होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, ए वाले पॉइंट की हाइट है h के बराबर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। पोटेंशियल कितनी हो गई, mgh के बराबर हो गई। ये रहा काइनेटिक, ये रहा पोटेंशियल। अब मेरा काम क्या है, मैकेनिकल निकालना। तो मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में हम ऐड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। कितनी काइनेटिक एनर्जी, 0 है, और कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, mgh के बराबर है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। कितनी आ जाएगी, mgh। ये कहां पे आ रही है, जरा गौर करो, ये mgh कहां पे आ रही है, ए वाले पॉइंट पे आ रही है, सही बात है। अब मुझे तो ये चीज प्रूव करनी है कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जितनी ए पर है उतनी ही नीचे वाले पॉइंट सी पर है, उतने ही बीच वाले पॉइंट कहीं पर बी पर है। और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि बी जो है वो बीचों बीच आ रहा है। अब वो पिकासो लेवल डायग्राम है, अगर तुमको लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि जो बी वाला पॉइंट है वो एकदम बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। ये h/2, ये h/2 मैंने तो नहीं बोल के रखा, ठीक है। ये मैंने x मान लिया, तो बाकी ये बचा हुआ कितना होगा, h माइनस एक्स, ठीक है। अब a पे तो मैंने निकाल दिया, मुझे कहाँ निकालना है, b पे निकालना है। कहाँ निकालना है, b पे निकालना है। पेन चेंज करते हैं, अच्छा लेते हैं। अब लेंगे एट पॉइंट b, या c पे निकालते हैं पहले, फिर बाद में निकालेंगे b पे, ठीक है। तो c पे निकाल दो लास्ट वाले पॉइंट पे। c मतलब ये आसान है, आसान है, काम आसान है। कैसे आसान है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, और h कितना है, ग्राउंड पे है, 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। ये निकाला पोटेंशियल। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ इंटू मास
इंटू वेलोसिटी कितनी होगी सी वाले पॉइंट पे, ये आपको निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी होगी सी वाले पॉइंट पे, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक काम करें, आप जरा मोशन चेक कर लें फ्रॉम ए टू सी, आप मोशन चेक कर लें फ्रॉम ए टू सी। तो मोशन अलोंग ए टू सी, अब जरा गौर करिएगा इस पे अच्छे से, ठीक है। जैसे अब जब बॉडी ए से सी तक आ रही है, तो जैसे आपने बॉडी को ए से ड्रॉप करा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। जब बॉडी सी पे आकर के हिट कर रही है तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी एट सी वाला पॉइंट। उसके बाद जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, प्लस जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, प्लस जी के बराबर होगा। जब बॉडी ए से लेकर के सी तक आ रही है, देख पा रहे हो, ए से लेकर के सी तक आ रही है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है बेटा आपने, एच के बराबर करा है। कितना करा है आपने, एच के बराबर करा। अब एक काम करो, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच के बराबर, वेलोसिटी काई की है, फाइनल वेलोसिटी मतलब सी वाले पॉइंट की वेलोसिटी, माइनस इनिशियल कितना था, 0, 0 का स्क्वायर कितना, 0। तो जो वीसी का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 2gh। वीसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2gh। नाउ आपको तो निकालना था काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सी वाले पॉइंट पे, पोटेंशियल तो 0 पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम सी पे निकाल रहे हैं तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और जरा गौर करिए वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ रहा है, 2gh आ रहा है। कितना आ रहा है, 2gh। अब जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, यहां पे 2 से 2 गायब हो जाएगा, 2 से 2 यहां पे गायब हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, जरा गौर करो अच्छे से, यहां पे बचेगी सिर्फ m इंटू जी इंटू एच। कितना बचेगा, m इंटू जी इंटू एच। क्या आपको सिर्फ काइनेटिक निकालनी है, मैंने बोला नहीं, आपको निकालनी है दरअसल मैकेनिकल एनर्जी। क्या निकालनी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो वो क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि 0 के बराबर है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh प्लस पोटेंशियल कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो ये आ गया हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जरा गौर करिएगा, ये वाली जो इक्वेशन आ रही है, ये जो इक्वेशन आई थी वो आई थी पॉइंट ए के लिए, विच वॉज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है पॉइंट सी के लिए, विच इज द सेकेंड इक्वेशन। आपने एक बात नोट कर लिया होगा कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए वाले पॉइंट पर है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी सी वाले पॉइंट पर है। अब हमको निकालना है कि कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी बी वाले पॉइंट पे। कहां पे निकालना है हमको, बी पे निकालना है। कहां निकालना है, बी पे निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं। हम जरा इसको सेपरेशन देते हैं पहले। तो अब हम निकालने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। आपको बात समझ में आ रही होगी। ये जो बी वाला पॉइंट है ना, पहले आप इसका निकालो पोटेंशियल। क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, m इंटू जी इंटू हाइट निकालो ना ग्राउंड से। ग्राउंड से जब आप इसकी हाइट निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये टोटल दूरियां कितनी थी, h के बराबर, नीचे कितना आ गया, x के बराबर। तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो है h माइनस एक्स। कितना है, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg इंटू एच माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, पक्का आ गया समझ, mg इंटू एच माइनस एक्स। ये तो आ गया पोटेंशियल, ये तो क्या आ गया है, पोटेंशियल आ गया है। अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो भी कहां पे निकालनी है, बी वाले पॉइंट पे निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली, बट किस पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर। तो बी का स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। तो अब जब मुझे वेलोसिटी निकालनी है बी पर, तो मुझे इसका मोशन जो है वो चेक करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। मोशन चेक करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज ए से मैंने ड्रॉप करा है और बी पर मुझे निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, पक्का। अब जरा गौर करो, जब आपने ए से बॉडी को ड्रॉप करा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन कितना है, प्लस जी के बराबर है। उसके बाद बी वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, बी वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल है, बिकॉज हम अभी ए से बी तक का देख रहे हैं, ठीक है। ए पर होगा इनिशियल, बी पर होगा फाइनल। तो ये जो वेलोसिटी फाइनल होगी वो होगी एट पॉइंट बी। और आखिरी चीज जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा गया है, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा गया है वो कितना ट्रैवल करा गया है, देखना। ए से बी तक आप आ रहे हैं तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स के बराबर है,
चलेगा आपको इतना? अब जरा गौर करते हुए चलेगा। पहले तो आप जरा निकाल लीजिए कि वेलोसिटी कितनी है, बी वाले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी का कुछ मतलब बैठने वाला है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तुरंत से पहले अप्लाई करो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए कितना है, जी के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, गौर करो, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स के बराबर है। वेलोसिटी फाइनल किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं आप, बी वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस इनिशियल कितना है, जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना, जीरो। तो देयरफॉर आपको जो रिक्वायर्ड था वो था वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो ये अपने पास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का जो स्क्वायर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2gx के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू जी इंटू एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। अब एक काम जरा किया जाए, फटाफट इसको पुट किया जाए काइनेटिक एनर्जी के अंदर। कहां पुट किया जाए, काइनेटिक एनर्जी के अंदर पुट किया जाए। तो हाफ मास इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर, वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर जो कितना आ गया है, महज 2gx आ गया है, ठीक है। अब जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, तो जो जा रहा है वो 2 जा रहा है 2 से, ठीक है। जिसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी बचने वाली है वो कितनी बचने वाली है, गया 2 से 2, तो कितना बचेगा, mgx। क्या बचेगा, mgx बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात, ये आ गई है काइनेटिक एनर्जी। नाउ मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का समेशन, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का समेशन। अब जरा गौर करिए कितना आया था पोटेंशियल एनर्जी, वहां लिखा हुआ है mgh माइनस एक्स, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है mgh माइनस एक्स, दिस वॉज द पोटेंशियल, दिस वॉज द पोटेंशियल। प्लस क्या करना है, काइनेटिक, जस्ट निकाला काइनेटिक, अभी कितना है काइनेटिक, यहां पे सॉल्व किया, mgx आ गया, कितना आ गया mgx, तो प्लस करेंगे mgx। देयरफॉर कितना होगा मैकेनिकल, जरा देखना अच्छे से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जरा खोल दो ब्रैकेट को, mgh माइनस हो जाएगा तो mgx, और बगल में क्या है, प्लस का mgx, ठीक है। mgx प्लस में है, mgx माइनस में है, कट जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी बचेगी यहाँ पे, m इंटू जी इंटू एच बचेगी। इज एज सिंपल एज दैट। आया समझ, ठीक है। तो अब एक बात जो सबसे ज्यादा नोट करने लायक बात है, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी थी, सेकेंड इक्वेशन बन चुकी थी, ये आ रही है थर्ड इक्वेशन। आपने एक बात नोट कर ली होगी, मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी आ रही है, mgh, ग्रेट जॉब। मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट सी पर कितनी आ रही है, mgh, ग्रेट जॉब। मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर कितनी आ रही है, लो सेम आ रही है, mgh, ठीक है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये बात आपकी डन प्रूव हो चुकी है, ठीक है। और आपने एक और बात नोट कर ली होगी, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, काइनेटिक चेंज हो रहा है, बट जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो है मैकेनिकल एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आप बहुत तरीके से नोट कर लीजिएगा, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वे में मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है, पॉइंट ए पर निकलवा दिया, पॉइंट बी पर निकलवा दिया, और पॉइंट सी पर भी निकलवा दिया, ठीक है। इसको नोट कर लो डायग्राम के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर आते ही रहते हैं, और इसका प्रूफ स्कूल में अगर पूछ लिया तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो होने वाला है बेशक, और बाकी बच्चे जो ढंग से नहीं करेंगे ना, उनसे गलतियां होने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक बार अभी नोट कर लेना, उसके बाद शाम को रात को जब टाइम मिले प्रैक्टिस भी कर लेना, तो फिर आपका जो पूरा काम है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का वो पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इससे आगे। चलें, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको अच्छे से। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ओके, डन, ग्रेट जॉब। 9th वाला क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। इसमें कहा भी क्या था ना कि विद द हेल्प ऑफ अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमने वैसे ही किया था उसको, ठीक है। चलें, ओके, क्लियर। अब जरा आ जाए हम अपने अगले वाले सवाल के ऊपर, ये हमारा आखिरी सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब पहले एक बार क्या करेंगे, सवाल को रफली पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको बोल्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर जब हम वापस कूदेंगे सवाल के ऊपर तो उन्हीं डेटा को वापस से यूज करेंगे। तो अब जरा इसको बोल्ड करते हुए चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving initially with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड is the initial speed. It is acted upon by a force resulting into a final velocity of 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी गिवन है, लेकिन कितना फोर्स है वो गिवन नहीं है।
पूछा है फाइंड द टोटल वर्क डन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। क्या पूछा हुआ है आपसे? पूछा हुआ है फाइंड द टोटल वर्क डन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, ये रफ हमने देख लिया, डेटा को हमने बोल्ड कर लिया। अब जरा सवाल पे कूदेंगे बहुत तरीके से। ठीक है, तो वर्क पूछा है ना, वो हम समझ चुके हैं, वर्क पूछा हुआ है। ओके, आ जाओ भाई इसके सोल्यूशन पे। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग अ बॉडी हैज अ मास ऑफ 5 kg, मतलब बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास है 5 kg। चलिए, इट इज एक्टेड इनिशियली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड। डेटा मिस नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स रिजल्टिंग इनटू अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है दैट बिकेम 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टोटल वर्क डन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। तो आपको वर्क डन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? वर्क डन पूछा हुआ है। अब आप एक चीज जानते हैं इसके अंदर, देखिए इस सवाल के अंदर क्या है ना, वर्क की बात पूछी हुई है, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक है, अब मेरी एक बात आप सोचें, अगर आप ये सोचें कि यहाँ पे टाइम निकाल सकता हूँ क्या मैं? टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज गिवन नहीं है, पूछा नहीं है, काम का नहीं है। ठीक है, इस सवाल में तो एक्सेलरेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब ये सवाल कैसे होगा, वर्क कैसे निकलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक बार जरा आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा। आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत शानदार, वर्क एनर्जी थ्योरम। जब तक मैं ये लिख रहा हूं तुरंत से पहले मेरे को बता दो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये था कि सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करते हैं ना, सो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हैं दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब जरा गौर करिए, किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या फॉर्मूला होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल है तो वेलोसिटी इज ऑल्सो फाइनल। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है तो वेलोसिटी इज ऑल्सो इनिशियल, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये जो वर्जन आ रहा है ये आपको यूज करना पड़ेगा आपके अगले वाले सवाल में। क्यों? बिकॉज मास गिवन है, इनिशियल गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और वर्क पूछा हुआ है। तो इससे बेहतरीन फॉर्मूला आपके 10th वाले क्वेश्चन के लिए तो कोई नहीं है। ठीक है, इसको जरा नोट कर लो। तो यहां पे लिख देंगे हम कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया। ओके, डन, ग्रेट जॉब। अब इसको हम यूज करेंगे जल्दी, इसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके, देखिए गिवन ये रहा, आपको वर्क निकालना है, बस लिख दो इसको अच्छे से। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? फाइनल, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर, माइनस काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? इनिशियल, हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब सारी वैल्यूज भर दो तो आपका काम जो है वो तुरंत से पहले हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज भर दो। देखो हाफ, मास कितना है? मास कितना है? मास कितना है? जल्दी बताओ, मास कितना है? मास है यहाँ पे 5 kg। ठीक है, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ऑब्वियसली m/2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है, तो हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। उसके बाद लिखा है माइनस हाफ इंटू मास, तो मतलब माइनस हाफ इंटू मास कितना है? मास कितना है? मास है 5 kg गिवन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? जस्ट 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। चलें अब जरा गौर करें इस पे, तो ये कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 2। 180 अपॉन 2 करेंगे तो 90, माइनस 20 अपॉन 2। 20 अपॉन 2 करेंगे तो 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ चुका है जस्ट 80 जूल्स। आपका आंसर कितना आ चुका है? 80 जूल्स का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको आ गया समझ में, ये वाला सवाल हमने सॉल्व करा था विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको तरीके से इसलिए भी याद कर लो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम को ही प्रूव कर दो। ठीक है, तो वो भी हमने करा हुआ है। तो एक बार ये चीज समझ लेना कि वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट उसका खुद का
का प्रूफ और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स तीनों ही लाइन से आ सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये थ्योरम हो गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आ गया आपको समझ। तो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, टाइम कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए इवेंचुअली, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने ये सब, ओके डन। तो ये हमारा MIQ का पार्ट खत्म हो गया है वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं वो CBSE है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, MP बोर्ड है, स्पोकन इंग्लिश है, CUET है, NTSC है, ओलंपियाड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल चैनल पे बाकायदा विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी, लेक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।